बस्सी की जनता ही मेरा मेंटोर है। लेकिन कभी कभी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जनता परिवर्तन भी चाहती है, और जागरूक जब आदमी होता तो वो एक्सपेरिमेंट जरूर करता है। अगर ज्ञानी होगा तो एक्सपेरिमेंट करेगा। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और जब परिवर्तन होता है तो कोई भी चीज होती है वो और निखर के आती है। वर्तमान में उन्होंने सिवाय फीता काटने की कुछ नहीं किया है, क्योंकि समय पूरा हो गया था और उसके वो फीते काटते रह गए, और उन्हीं फीते काटने में उनके 5 साल निकल गए। मेरे फादर गुजर गए, ठीक है, लेकिन शायद भगवान ने इसीलिए मुझे यहाँ पे भेजा है कि उस दर्द को मैं समझ सकती हूँ। नमस्कार, जयपुर गुलाबी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन हिरानी। स्टूडियो में आज हम खास बातचीत करने वाले हैं बस्सी के पूर्व एमएलए अंजू धानका जी से। मैम, आपसे खास बातचीत करते हैं उससे पहले एक सवाल सबसे पहला। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी जीवन में ऐसे पड़ाव पर। तो आपके जीवन की प्रेरणा क्या रही? एक्चुअली प्रेरणा कम कहेंगे इसको, एक ट्रैजिक ट्विस्ट लाइफ का ज़रूर कहेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे रूट्स यहाँ पे हैं, फोर फादर्स मेरे बस्सी के ही हैं, बट मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं दिल्ली से हूँ। तो वहाँ पे रहने की वजह से यहाँ से तो कोई ऐसा था नहीं, पर मेरे जो फादर थे उनकी एज थी लगभग 70 ईयर्स के वो थे, और वो बस्सी में यहाँ पे आए थे, और उन्होंने 2 साल काफ़ी मेहनत भी की, और काफ़ी मेहनत उस एज में करना, और फिर वो शुगर पेशेंट थे। उसके बाद 2 साल तक अथक प्रयास के बाद जब उन्होंने ग्राउंड भी तैयार किया अच्छा सा, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ होने की वजह से फिर वो सारा एक जो उनकी मेहनत का भी एक बर्डन होता है कि वेस्ट ना जाए, क्योंकि हम बच्चों के लिए पेरेंट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो जो भी कर सकते हैं करते हैं। तो बच्चों का भी ये होता है कि पेरेंट्स जितनी मेहनत करते हैं बच्चों को पालने में, तो उनके सपने भी पूरे करने में भी बच्चों को भी योगदान देना चाहिए और वो करना चाहिए उन्हें। तो वही बस मैंने उसको लाइफ का वही एक ट्विस्ट था कि फादर की डेथ और फिर उनकी मेहनत को सफल बनाना, वही मकसद लेके मैं फिर यहाँ आ गई, और जनता ने भरपूर सहयोग किया। फिर मतलब कहने का मतलब ये कि आपको प्रेरणा आपके पिताजी से मिली। बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी से ही वो शुरुआत हुई, पिताजी की मेहनत को देखकर फिर आपको ये लगा कि यहाँ एक बार जरूर बस्सी में वापस लौटना चाहिए। हमने सुना है कि वैसे आपने काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो वैसे भी काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसमें डबल एमए करना, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की डबल एमए छात्र, और वहां से लेकर बस्सी विधानसभा का एमएलए का जो सफर था आपका, उसका कुछ रोमांच या कठिनाइयां कुछ? एक्चुअली रोमांच तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक नई दुनिया देखने को मिली। एक दिल्ली की लाइफ और फिर यहाँ की लाइफ में काफ़ी अंतर है, लेकिन सही मायनों में लाइफ यही है और असली दुनिया है ये। वो सारी बनावटी है जो अब तक हमने आधी ज़िंदगी जो जी थी दिल्ली में, वो एक बनावटी दुनिया है। वहाँ लोग भी बनावटी हैं, बातें भी बनावटी हैं, वो ग्राउंड एक बनावट के आधार पे है। लेकिन यहाँ सब कुछ हकीकत है, सब कुछ जेन्युइन है। जो लोग बात करते हैं वो दिल से करते हैं, लोग काम करते हैं दिल से करते हैं। तो हर चीज़ यहाँ हम लोग रियलिटी से फेस टू फेस हुए यहाँ आकर के कि रियल में वर्ल्ड कैसा है। तो ये अनुभव मेरा रहा यहाँ तक आने के बाद। और कहते हैं कि कभी भी किसी भी विधानसभा में अगर आप लगातार 2 बार जीत कर आ रहे हैं, मतलब पूरा 10 साल का कार्यकाल है, तो बहुत बड़ा कार्यकाल है। तो ऐसे इस 10 साल के कार्यकाल में आपको कई चीजें बस्सी विधानसभा में देखने मिली होगी। तो कैसा अनुभव रहा आपका ये 10 साल, मतलब 2008 से लेकर 2018 तक का ये लंबा 10 साल का सफर? जी अच्छा सफर था, क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती थी, क्योंकि गांव का परिवेश और फिर लैंग्वेज और समझना हर चीज़ को, और पॉलिटिक्स को समझना सबसे ज़्यादा कठिन काम था। क्योंकि उससे पहले तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि फादर करते थे और हमें तो कभी उन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया।
अच्छी लाइफ उन्होंने दी, अच्छी जगह शादियां वगैरह करके हम लोग, मेरे अपने 2 बच्चे थे उनको पाल रहे थे, और वो वैसे तो बोर्डिंग में थे लेकिन फिर भी मैं अपना छोटा कुछ कर लेती थी। पर पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग चीज़ थी मेरे लिए, नई चीज़ थी। फिर यहाँ आना, फिर पॉलिटिक्स करना, ये बहुत ही अलग अनुभव था। और इसको जीना, मतलब एक आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के जब कोई काम करते हो तो उसमें आपका कितना एफर्ट लगता है। वो एफर्ट के साथ साथ जब लोगों का सहयोग होता है और उनका भी जब एफर्ट होता है तो चीज़ निखर के आती है। और वो जो निखर के चीज़ आई, जो उसका मिला आउटपुट, वही है 8 से 18 तक कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र की मैं एमएलए बन गई। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाहती कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में काफी जनता का भी आपको प्यार बहुत, मिला, बहुत सहयोग मिला, और वही आपके लिए एक प्रेरणा भी थी कि भाई आगे भी और ऐसे ही काम करते एक्चुअली जैसे आपने पूछा कि ये किस तरह की जर्नी रही, इस जर्नी में बस्सी के लोगों को बहुत बड़ा योगदान रहा कि एक अननोन फेस को, नॉन पॉलिटिकल फेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब मैं आई उन्होंने मुझे हर तरह से मदद की, सहयोग किया, मुझे किस तरह प्रचार करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब मुझे बस्सी की जनता ने ही सिखाया। एक परिवार, मतलब मेंटोर अगर कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में एक गुरु होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड भी है उसके लिए कि ये हमारा, पर हम उसको बोलते हैं मेंटोर। जो मैं कहूँगी तो फिर बस्सी की जनता ही मेरा मेंटोर है। जैसे जैसे मैं लोग घूमती गई, लोग मुझे बताते गए, सहयोग करते रहे, तो कहीं से मुझे नेगेटिव नहीं मिला, किसी का रुझान जैसे नेगेटिविटी की ओर जा रहा है तो वो नहीं था। सब कुछ पॉजिटिव था, लोगों का रुझान भी पॉजिटिव था, लोगों की बातें, लोगों का रवैया। और क्योंकि मेरे फादर को सब जानते थे तो उस हिसाब से भी सब लोगों का एक सिंपैथी भी कह सकते हैं कि हाँ भाई नई लड़की है और इसे नहीं आता अभी तो हम लोग सिखाएं। तो मेंटोर के साथ साथ ये कहूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े बूढ़े थे खास तौर से, तो उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया पॉलिटिक्स में। मैं ये मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी। बिल्कुल, मतलब आपको काफ़ी सहयोग मिला पापा के तरफ से भी, और जितने उनके जो जानकार थे जो उनको मानते थे, तो उन्होंने आपको अपनी बच्ची समझकर इस आगे सहयोग किया। और तो अंजू जी, एक और सवाल था कि 10 साल का कार्यकाल आपका हुआ, उसके बाद जो इलेक्शन आए, जो चुनाव हुए, उसमें आपको असफलता प्राप्त हुई, परंतु आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, या क्या ऐसी बात हुई जो मतलब आने वाले अब चुनाव में आपको असफलता प्राप्त हुई? सफलता और असफलता सिक्के के 2 पहलू हैं। और कई बार हम लोग कितना भी अच्छा काम कर लेते हैं, काफ़ी लोगों से प्यार भी है, आज भी बस्सी की जनता बहुत चाहती है, बहुत प्यार देती है और सम्मान देती है। लेकिन कभी कभी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जनता परिवर्तन भी चाहती है, और जो ये परिवर्तन, और बस्सी की जनता जैसे कि बहुत जागरूक है, और जागरूक जब आदमी होता तो वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करता है। अगर ज्ञानी होगा तो एक्सपेरिमेंट करेगा। तो हमारे यहाँ के काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, उन्होंने किया। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया वो इतना अच्छा, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो उनकी राय है, और उन जो जनता ने जो भी निर्णय लिया वो मेरे सर माथे पे है। तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि मेरी तरफ से कोई उनको परेशानी हुई या मुझे उनकी तरफ से हुई, या उनको मुझसे कोई शिकायत भी नहीं है। आज के तारीख में भी अगर आप जाके सर्वे करेंगे तो मुझसे कोई शिकायत नहीं, किसी को भी कोई आरोप नहीं है। एक छोटा सा भी आरोप मेरे ऊपर आज भी कोई लोग लगाते नहीं हैं। जिस तरह से इस 5 साल में वर्तमान के ऊपर लगे, ऐसे किसी तरह के मेरे ऊपर आरोप नहीं है। उससे ये पता चलता है कि लोगों को शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि, या शायद ये कह सकते हैं कि बोर हो गए थे, एक फेस देख देख के भी बोर हो जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हो गया और परिवर्तन भी हो गया, और प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और जब परिवर्तन होता है तो कोई भी चीज़ होती है वो और निखर के आती है। तो जो अब निखर के जो चीज़ आई है कि जब मैं लोगों से रूबरू हो रही हूँ, बात कर रही हूँ, पिछले कार्यकालों की जब बात होती है, जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ तो लोग बात करते हैं मेरे पिछले कार्यकाल की कि यहाँ बहुत अच्छा था आपका कार्यकाल, बड़ी शांति थी, बड़ा काम होता था और डेवलपमेंट खूब हुआ, आपने तो हमें रूरल से अर्बन में ला दिया और हमने ये किया। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो जब परिवर्तन आता है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो नेगेटिव हो जाता है और उसके बाद जो आउटपुट आता है, निखर के जो चीज़ बाहर आती है, वो
देखने लायक होती है, और वो जो सुकून देती है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जब मैं जाती हूँ फील्ड में और जब लोगों की ये बातें सुनती हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया था, आप बहुत अच्छे थे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा था, आपने काफ़ी मान सम्मान लोगों को दिया, तो ये समझ लीजिए कि आप, जैसे मैंने कहा कि मेंटोर है, मुझे उंगली पकड़ के सिखाया, उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में चलना सिखाया, बड़े बूढ़े जो बस्सी की जनता है। तो अभी ऐसे लगता है कि जैसे बच्चे को गोद से उतार दे और वो थोड़ी देर रो ले और फिर बड़ा बूढ़ा उठा के गोद में ले ले, तो बच्चा कितना चुप हो जाता है और खुश हो जाता है। बस वही फीलिंग है मुझे अभी। मतलब आप ये कहना यही चाहती है कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, हो सकता है कि अब बदलाव वापस है और फिर आप वापस आ जाए। बिल्कुल। तो अंजू जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी आपके आगे भी आपके सामने कई प्रत्याशी है जो चुनाव प्रचार की तैयारी करें, उनकी अपनी एक रणनीति है, चुनाव प्रचार करने का उनका अपना एक तरीका है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं बस्सी क्षेत्र की, उसमें आप देखेंगे कि एक दोनों प्रत्याशी दोनों पार्टी से हैं और मेरे अलावा भी निर्दलीय भी हैं। तो आप एक देखेंगे कि कोई भी जो प्रत्याशी है एक दूसरे प्रत्याशी के प्रति कुछ बोल नहीं रहा है। अक्सर तो हम लोग देखते हैं कि बीजेपी वाले कांग्रेस को कोस रहे हैं या कांग्रेस वाले बीजेपी को कोस रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये चीजें नहीं है। अभी ना तो बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी प्रत्याशी के लिए नहीं बोल रहे हैं। उसके अलावा मेरे अलावा जो निर्दलीय वो उन दोनों के लिए नहीं बोल रहे और वो दोनों उनके लिए नहीं बोल रहे। तो सारे एक ही हैं और सारे सबकी रणनीति सिर्फ एक है कि कोई भी जीतना चाहिए, बस जीते हम में से। एक वो वाली जो भावना है ना, तो मैं उसमें सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहती हूँ कि जब ये कोई किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये बड़ा अच्छा था, क्योंकि कई बार हमेशा राजनीति में यही कहा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई निर्दलीय लड़ रहा हो, लेकिन जब तक आप किसी को टारगेट नहीं करेंगे तब तक आपका एम कैसे पूरा होगा? जब आप किसी के ऊपर ये नहीं बोलेंगे कि इनसे बेहतर मैं कर सकती हूँ, इनसे बेहतर मैं, तो फिर जनता कैसे आपको कंपेयर कर पाएगी? मैं आपका कहने का मतलब जैसे भी मेरे पिछले 10 साल के कार्यकाल को आज इन गए 5 साल से कंपेयर लोग करते हैं और अपने आप निर्णय लेंगे। उन्हें अपने आप पता है कि क्या अच्छा हुआ था, क्या गलत हो रहा है, वो सब चीज़ें लोगों के हाथ में है। अगर मैं अपने मुंह से बोलूँगी तो वो सही नहीं है, क्योंकि मुझ में बहुत सारी कमियां हो सकती है। मैं परफेक्ट तो नहीं, पर नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो जनता को लगा होगा मेरे में कमी है। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझ में कमी नहीं है, तो उसका कंपैरिजन अब होगा कि मैं क्या सही थी, कहाँ गलत थी, वो लोग कंपेयर करेंगे। लेकिन पार्टियों में अक्सर होता है कि आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बड़े भाईचारे से रहते हैं। सब सीट आनी चाहिए, किसी की भी आए, बस अपने लोगों की आनी चाहिए। ये एक भावना है, कहीं ना कहीं ये भावना भी अच्छी है वैसे तो, बट पॉलिटिकली इसे हम सही नहीं, सामाजिक तौर पे तो ठीक नहीं क्योंकि आप एक समाज को साइड करके और आप एक हो जाओ तो वो कंपटीशन तो रहा ही नहीं, फिर कंपटीशन तो है ही नहीं ना। नहीं। सिर्फ आपको एक, अभी जैसे हमारे बीजेपी में है, पहले कांग्रेस, फिर राजप्पा, अभी भाजपा चल रहा है, तो बस सीट से मतलब वो है। तो जन सेवा का जब अगर मकसद होगा तो हार में भी एक, जैसे अभी हम हार हैं तो हमें पता है कहीं ना कहीं हमारी कमी ज़रूर रही होगी, उसको हम सुधारेंगे और मंथन भी कर रहे हैं उस पर। लेकिन जैसे मैंने कहा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो जनता ने करके एक्सपेरिमेंट देखा है और अब फिर करके देख लेगी, तो जैसे जो जनता को भाएगा वो होगा। सही, बिल्कुल सही बात है। आखिरी फैसला तो जनता के हाथ में है, वो जिन्हें पसंद करेगी, जिनका कार्य अच्छा लगेगा, उन्हें चुनकर लाएगी। मैंने जैसे बताया, मेरे तो मेंटोर भी वो रहे हैं, तो वही आज भी मुझे गाइड भी करते हैं। मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं गाँव के, तो वो जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। अंजू जी, मैं एक और सवाल करना चाहूँगी कि अभी आप इस आगामी चुनाव में खड़ी हुई है, निर्दलीय खड़ी हुई है, और 2 बार उस समय भी निर्दलीय जीत कर आना, क्योंकि आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि हर कोई कांग्रेस बीजेपी के टिकट के लिए लड़ते रहता है, फाइट करते रहता है, और एक ऐसा कहा जाता है कि भाई ये टिकट मिलना बड़ी बात है, इससे जीत कर आ जाएंगे। बट आप बिना किसी कांग्रेस या बीजेपी के टिकट से निर्दलीय 2 बार जीत कर आई है, इस बार भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने बस्सी में अभी सर्वे भी किया होगा, बस्सी की जनता की समस्याओं को भी देखा होगा,
आपने गहराई से बस्सी को जाना होगा, तो कहाँ आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी बस्सी में कुछ चीज़ों की कमी है, जो अब इसे जो लीड कर रहे थे, जो जीत कर आए थे पिछले चुनाव में, वो कुछ ऐसी चीज़ें जो अधूरी छोड़ चुके हैं या पूरी नहीं कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो जो बस्सी में आज की तारीख में जो सबसे बड़ी कमी है वो है जनता के सम्मान की, जो उनको नहीं मिला। लोगों ने मैंडेट दिया उन्हें, और मैंडेट इसलिए देने के बाद जिस भावना के साथ मैंडेट उन्होंने दिया था, उस भावना की जो वर्तमान में है, जिन्हें मैंडेट मिला, उन्होंने उसकी कदर नहीं की, उस भावनाओं को समझा नहीं जनता की को, और उसकी कदर भी नहीं की, अपमानित किया लोगों को। अब मैं अपने उससे नहीं कह रही हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, बस मैंने भी कुछ वीडियोस वगैरह देखी हूँ, उस आधार पे मैं कह रही हूँ। जनता जो मिलती है वो भी कहती है। तो आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में वो है सम्मान की, कि जनता का सम्मान उन्हें वापस लौटाया जाए, उनकी इज्जत उन्हें वापस की जाए, जिस मकसद से और जिस भावना के साथ में वो किसी भी नेता को चुनते हैं या किसी नेता के साथ जुड़ते हैं, वो उसकी कद्र करे, उस भावना की कद्र करे। तो आज की नीड सबसे बड़ी यही है। लेकिन फिर भी जैसे अभी अगर हम लोग काम की विकास की बात करें तो आप हमारे अभी जो वर्तमान में उन्होंने सिवाय फीता काटने की कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमने जितनी भी योजनाएं लाए, चाहे वो बीसलपुर हो, चाहे आरओबी हो, चाहे स्कूलों के फर्नीचर्स हों, चाहे सड़कों के हो काम, और पानी का जैसे मैंने बताया, कई जीएसएस बनवाई हमने, उन सब के फीते काटे हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया था और उसके वो फीते काटते रह गए, और उन्हीं फीते काटने में उनके 5 साल निकल गए। नया काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और आज की जो सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की वो पानी को लेकर के है। ग्राउंड लेवल नीचे जा चुका है, सबको पता है। बीसलपुर जुड़ी हुई है, पर बीसलपुर इतने व्यापक फैली हुई है कि सब जगह पानी पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अब ये सरकार को तय करना पड़ेगा, जैसे ERCP का मामला चल रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस वक्त जो पानी की इतनी भयंकर समस्या है हमारे क्षेत्र में, कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 8-8, 10-10 दिन बंदा पानी भरता है और उसको वो 8-10 दिन पीता भी है, और लोग बिना नहाए काम पे जाना पड़ रहा है। इतनी भयंकर समस्या है। और एक गांव तो ऐसा है कि पूरा खाली हो चुका है क्योंकि पानी नहीं है। या तो वो रोड पे हाईवे पे आ चुके हैं, या कुछ जो लगते हुए होते हैं एरियाज, वहाँ पे चले गए हैं जहाँ पे कुछ पानी की सुविधा है, या जो थोड़ा नगर पालिका में आ जाए या जो JDA में आ जाए तो थोड़ी वहाँ सुविधा हो जाती है। तो जो दूर गांव के हैं वो लोग बेचारे वहाँ आ गए, अपने पुश्तैनी ज़मीनें छोड़ के लोग जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आज पानी की हमारे क्षेत्र में है, उसके लिए पहले भी थी, तो हमने पूरा फाइट किया है विधानसभा में, और मैंने विधानसभा में लोगों की बात, जो भी उनकी समस्याएं थी, उनको पुरजोर तरीके से सामने रखा है सरकार के। और इसी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हम लेके भी आए, चाहे वो बीसलपुर हो, चाहे कन्या महाविद्यालय हो, और चाहे ROB हो। तो ROB का जो जब बना था, तभी जब मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और बनवाना था, तभी मैंने यही कहा था कि वहाँ पे जब पेशेंट, क्योंकि मेरे फादर हार्ट अटैक से गुजरे थे, तो यहाँ आने का कारण वही रहे। तो मुझे ये था कि अगर मेरे फादर हार्ट अटैक से गुजरे हैं और वहाँ पे ROB नहीं होने की वजह से, क्योंकि फाटक बंद था, तो दोबारा ऐसा कोई किसी के साथ हादसा ना हो। तो मैंने उस बात को उसी वे में उठाया था वहाँ पे विधानसभा में, कि भाई मेरे फादर हार्ट अटैक से गुजरे क्योंकि वहाँ ROB नहीं था। अगर ROB होता तो शायद मैं यहाँ ना बैठी होती। अगर आप मेरा पुराना भाषण देखोगे तो एज इट इज़ यही बोला हुआ है उसमें, कि मैं यहाँ नहीं बैठती, वो बैठते। लोगों को खुशी होती विधानसभा में, मुझे नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे फादर होते शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन ROB नहीं है हमारे यहाँ। अभी मेरे फादर गुजर गए, ठीक है, लेकिन शायद भगवान ने इसीलिए मुझे यहाँ पे भेजा है कि उस दर्द को मैं समझ सकती हूँ, और उसी दर्द को मैं यहाँ बयान कर रही हूँ। और सरकार ने सुना भी, ROB पास भी हुआ, बन भी गया। और ये अलग बात है कि वो फीता काटना मेरे हाथ से रह गया, क्योंकि वो समय पूरा हो गया था। तो ये है कि अभी पानी की, जिस तरह वापस हम उसी बात पे आते हैं कि पानी की जो समस्या है सबसे बड़ी, वो हम लोग लेके आए बीसलपुर की। अभी ERCP का काफ़ी मुद्दा चल रहा है, आपको मालूम ही है। ग्राउंड लेवल नीचे चला गया, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम बोरिंग लगा देंगे और ये इतनी योजना है, क्योंकि ग्राउंड पे है ही नहीं, पानी नहीं है, 1000 फीट पे पानी नहीं है। लेकिन ERCP जैसे आती है, या बीसलपुर का जो पानी है
उसको डेली कम से कम एक टाइम तो सरकार दे, 8 दिन में देना, 10 दिन में देना। और महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि घर उन्होंने ही संभालना होता है। और तो उसके लिए हम लोगों ने यही सोचा है कि जब भी ये योजना आ जाएगी, पहली बात तो हम लोग बीसलपुर पे पूरा फोकस रखेंगे कि ये पानी हमें रोज़ मिले पूरे क्षेत्र को। और उसके बाद जब ये ERCP वाला मामला प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो सबसे पहले बस्सी को मिले। ये हमारा पूरा मकसद है इस बार का, क्योंकि यही बड़ी समस्या है। मतलब आपका कहना ये है कि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या बस्सी में चल रही है वो है पानी की, और वैसे भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन। और जीवन अगर ना रहे और ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं कम कम होते जा रहा है तो एक वो बहुत बड़ी समस्या निर्माण करता है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आशा करती हूँ कि जनता ये बात ध्यान में रखे, अपने इस इंटरव्यू को देखेगी तो ज़रूर सुनेगी कि उनकी जो समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है, उसको आप भली भांति जानती है। मैम आखिरी में मैं पूछना चाहूँगी कि पूछना तो क्या, मैं चाहूँगी कि आप आखिरी में हमारी जितनी भी बस्सी की आम जनता है और साथ ही साथ हमारी जयपुर गुलाबी टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं जो आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, हमारी खास बातचीत को, उनके लिए आपका कोई प्यारा सा संदेश। जी देखिए, बस्सी की जनता पहले भी बहुत सहयोग कर चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी करेंगी। और 2023 के जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें मुझे मैंने अगर 10 साल उनके लिए अच्छा काम किया है, उनका अच्छा मान सम्मान रखा है, उनकी भावनाओं की कदर की है, तो वो मेरा मान रखेंगी और मुझे जिताएंगे, ऐसी मुझे आशा है पूरी। और पूरे जयपुर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि हमारा राजस्थान हरा भरा था और हरा भरा रहे। और जल्दी से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पानी के, ख़ास तौर से क्योंकि राजस्थान कहते हैं मरुधरा सूखा प्रदेश है, तो उस समस्या से निजात मिले पूरे राजस्थान को। समस्या सभी की है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो इतने सालों तक मेरा सहयोग रखा, समर्थन रखा। जयपुर के जितने विधानसभा के कर्मचारी भी हैं या जितने ब्यूरोक्रेसी में, उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट शुरू से किया है, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैम, और हमारी पूरी जयपुर गुलाबी टाइम्स की जितनी भी टीम है उन सब की तरफ से आपको आने वाले आगामी चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप बहुमत से जीत कर आए और फिर से एक बार और बस्ती में अपना परचम लहराएं। तो ये खास बातचीत थी पूर्व बस्ती विधानसभा के MLA अंजू धानका जी से। ये खास बातचीत आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इस इंटरव्यू को देख के। देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। धन्यवाद।